आपके साथ मैं रचना बंसल। चार का चौका में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो लगातार सुर्खियों में है। चार तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम ब्रेकिंग न्यूज होंगी वो भी इसी बुलेटिन में आप देखेंगे, तो साथ में रहिएगा। पहली तस्वीर आप देखिए, गोवा कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गोवा और कर्नाटक के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम कर्नाटक पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उडुपी में श्री कृष्ण मठ में जाकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया, सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। ये तस्वीरें खास हैं, दौरे से जुड़ा जो अपडेट है आगे आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी तस्वीर है इलेक्शन कमीशन और टीएमसी की मुलाकात को लेकर। क्या खास इस मुलाकात में रहा, जानिए। टीएमसी डेलीगेशन ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, जिसे चुनाव आयोग ने मानकर आज का वक्त दिया था। टीएमसी ने एसआईआर को लेकर कुछ सवाल भी उठाए थे, जिसको लेकर अभी आगे क्या कुछ जानकारी है ये आपको बताएंगे। तीसरी तस्वीर है रायसेन रेप केस से जुड़ी हुई, जिसमें आरोपी का एनकाउंटर हुआ। भोपाल में पुलिस ने रायसेन रेप केस के आरोपी का शॉट एनकाउंटर कर उसे धर दबोचा। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रायसेन में एक 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश दहला कर रख दिया इस आरोपी ने। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर वो गई, जहां उसका इलाज जारी है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। इस वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसके अलावा जो चौथी तस्वीर है वो पाकिस्तान से है। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने की मांग अब और ज्यादा जोर पकड़ रही है। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया है। समर्थकों ने इमरान खान से मिलने की मांग की है। वहीं इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत भी मांगा है। बहनों से तो बदसलूकी कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश हुई थी। अब बेटा भी पूछ रहा है कि मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं, इसका सबूत कम से कम जेल प्रशासन दे, और इस मामले को लेकर जांच की मांग भी की है। तो ये 4 तस्वीरें चार का चौका में अपडेट के साथ आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। 4 तस्वीरें आज की अहम तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गोवा कर्नाटक दौरा भी खासी चर्चाओं में बना हुआ है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सत्कार किस तरीके से हुआ। साथ ही दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल को लेकर है। एसआईआर का विरोध लगातार ममता सरकार कर रही है, और ऐसे में जब ममता सरकार की तरफ से इलेक्शन कमीशन से मिलने का वक्त मांगा गया, तो आज 10 सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा और यहां इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। बताया है कि कैसे और क्यों इसका विरोध है। तीसरी तस्वीर रायसेन रेप केस से जुड़ी हुई है, आरोपी का एनकाउंटर हुआ। और चौथी तस्वीर इमरान खान से मिलने की जिद को लेकर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जानकारी आप जान लीजिए। गोवा कर्नाटक दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक के बाद गोवा पहुंचे पीएम मोदी। श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी इस दौरान किया। दुनिया की श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। उडुपी में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। 1 लाख लोगों के साथ में ये गीता का पाठ किया गया। सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। कर्नाटक के बाद में पीएम मोदी गोवा पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने श्रीराम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। श्री राम की ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष स्मारक, डाक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे। वहीं सबसे पहले पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उडुपी में श्री कृष्ण मठ में जाकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे के करीब उडुपी पहुंचे थे। उन्होंने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना लोगों के लिए उत्साह की वजह भी बना। साथ ही साथ स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरे के दौरान किया गया। खास जो सौगातें हैं वो भी पीएम मोदी ने यहाँ के लोगों को दी है। सबसे ज्यादा जो चर्चा में है 77 फीट ऊंची
प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। कर्नाटक के बाद फिर गोवा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और वहां भी अलग अलग कार्यक्रम पीएम मोदी के लिए रखे गए हैं। अगली खबर टीएमसी से जुड़ी हुई है, एसआईआर से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग से मिला है टीएमसी का डेलीगेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टीएमसी डेलीगेशन मिला है। 10 सांसदों के जो टीएमसी का डेलीगेशन है, 10 सांसदों से जुड़ा हुआ, ये मुलाकात करने के लिए पहुंचा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अधिकारी से बातचीत हुई। मुलाकात के बाद में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव आयोग को 40 लोगों की लिस्ट हमने सौंपी है। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग से टीएमसी नेताओं की मुलाकात खास रही, वो भी तब जब ममता बार बार कह रही हैं कि एसआईआर टीएमसी विरोध करती रहेगी और पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। टीएमसी ने एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी थी। टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए थे और आज ये मुलाकात खास रही। टीएमसी डेलीगेशन ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात का समय लिया। 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, जिसे चुनाव आयोग ने मानकर आज का टाइम दिया था। टीएमसी ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाए थे और लगातार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी टीएमसी का जारी है, जिसमें आम लोगों की भी संख्या देखी गई। सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी ऐसी रैलियों का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर पैदल मार्च हो, बड़ी संख्या में रैली में मौजूद लोगों की तस्वीरें हों, सबसे आगे ममता बनर्जी चलती हुई नजर आ रही हैं। Begin our press conference. The All India Trinamool Congress. We will address this in multiple languages, but before I begin, give you details. So the meeting lasted for about 2 hours. Fact number 1: 10 MPs from the All India Trinamool Congress met with the Chief Election Commissioner, Mr. Kumar, and his team. Number 1, we first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, giving all the details. My colleague Ms. Shatabdi Roy handed over that list to him, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. वोटर लिस्ट अभी तक जो लिस्ट के बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है, अगर मान ले ये वोटर लिस्ट गलत है, तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है। तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है, एमपीज़ को भी गिराना है, एमपी एमएलएज को भी, क्योंकि वो वोटर लिस्ट ही सही नहीं है। अगर वो वोटर लिस्ट सही नहीं है तो अभी भी वो नहीं सही नहीं है। अगर वो सही है तो ये वोटर लिस्ट भी सही होना चाहिए, सरकार भी सही है, क्योंकि उसी वोटर से जीत कर आ गए। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, ये एसआईआर को लेकर खासतौर पर जो विरोध हो रहा था, टीएमसी सांसदों ने मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद में उन्होंने ब्रीफ किया कि हमने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं। चुनाव आयोग क्या उन इश्यूज से सहमत है जो टीएमसी डेलीगेशन के जरिए उठाया गया? देखिए बिल्कुल रचना, दो बड़ी बातें इसमें है कि टीएमसी लगातार जो है डे 1 से एसआईआर का विरोध करती आई है, जिसमें एसआईआर को लेकर पूरा महागठबंधन और टीएमसी जो है इसका विरोध कर रही है। आज टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की है और 5 सवाल जो हैं वो चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की चुनाव आयोग के सामने उन लोगों के नाम भी रखे गए जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान बीएलओज की मृत्यु हुई है, उनका एलिगेशन भी टीएमसी ने जो है वो चुनाव आयोग पे लगाया है। चुनाव आयोग को जब मिलने गए थे टीएमसी के डेलीगेशन के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्होंने ये कहा है कि 40 लोगों ने बिकॉज ऑफ एसआईआर वहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वो नाम डेटा जो है वो चुनाव आयोग को दिया है। लेकिन इसके अलावा टीएमसी ने ये भी कहा है कि वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रही, लेकिन एसआईआर इस वक्त किया जा रहा है जब चुनाव होने हैं,
उस टाइमिंग पे सवाल खड़े कर रही है। और चुनाव आयोग को ये भी उन्होंने कहा है कि बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा SIR, और खास तौर पे असम का जिक्र किया है कि आखिरकार अगर घुसपैठियों को बाहर निकालना SIR का मकसद है तो असम से राज्यों में SIR की प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है। तो ओवरऑल 2 घंटे से ज़्यादा की बैठक जो है वो TMC ने चुनाव आयोग के साथ की, लेकिन 5 सवालों के साथ जो है चुनाव आयोग के पास TMC पहुंची थी। और उसके अलावा जो SIR को लेके उनके ऑब्जेक्शन है उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अलग अलग पॉइंट्स हैं और कुछ 5 ये बिंदु हैं जिनका जिक्र अभी कनिका कर रही हैं, जो इश्यूज हैं और चुनाव आयोग के सामने ये इश्यूज रखे गए हैं। हमने देखा ममता किस तरीके से सड़कों पर आई। ममता बनर्जी ऐसे रैलीज को लीड करती हुई नजर आई और उन्होंने ही चुनाव आयोग से मिलने का टाइम मांगा। आज 10 सांसद पहुंचे भी बातचीत करने के लिए। आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, मतलब अगला कदम अब क्या हो सकता है? यहाँ पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराई, अपने पॉइंट्स बताए, अब आगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब चुनाव आयोग के सामने उन्होंने 40 नामों का जिक्र किया कि किस तरह से BLO ने सुसाइड किया है, तो उनका कहना था कि ज्ञानेश कुमार भी इस बात को सुनकर हैरान हो गए थे। और रहा सवाल अब SIR का मुद्दे का, तो लगातार SIR का विरोध जो है वो TMC और बाकी दल करते आए हैं। तो आने वाले दिनों में संसद का सत्र शुरू होगा तो TMC जो है और पूरा ऑपोजिशन जो है वो SIR का मुद्दा संसद भवन में उठाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि पिछले संसद के सत्र में भी SIR को लेकर बहुत हंगामा किया गया, लगातार सरकार सवाल पूछे गए और इसके अलावा चुनाव आयोग के सवाल भी खड़े किए गए। इस बार भी कहा जा रहा है कि संसद के सत्र में जो है TMC समेत तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो SIR के मुद्दे को पुरजोर तरीके से संसद में उठाएंगी और एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछेंगी और उनको घेरेंगी। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से SIR करवाया है और लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले संसद के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी जो है वो भी पूरा इंडिया ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा कनिका इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाश का एनकाउंटर किया गया। रायसेन रेप केस का आरोपी है जिसका भोपाल में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद वो जख्मी हो गया। गिरफ्तार उसे किया गया और रायसेन लेकर उसे पुलिस जा रही थी। उसी दौरान उसने पुलिस के हथियार को छीनकर भागने की कोशिश की। भोपाल में पुलिस ने रायसेन रेप केस के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे धर दबोचा है। घायल हालत में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। रायसेन में एक 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने प्रदेश भर को दहला कर रख दिया। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर गई। इलाज उसका चल रहा है। गौरगंज की इस घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया लोगों के। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार था। पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन फाइनली आरोपी पकड़ा गया, धर दबोचा गया और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ के दुष्कर्म का ये आरोपी जो कि भाग रहा था, छिप रहा था, अंत में जाकर उसे पकड़ा गया। जब पकड़ा गया पुलिस उसे लेकर जा ही रही थी। अचानक उसने भागने की कोशिश की हथियार छीनकर और फिर आखिरकार उसे धर दबोचा गया। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उनको करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे एक गोली पैर में लगी। पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैम, अभी क्या स्थिति है और क्या इसको अभी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा या कब तक किया जाएगा? जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। मैम, कितने बजे की घटना है रात में? ये रात में लगभग आपके
4 से 5 के बीच की घटना है। 2024 में एक महिला के साथ में डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें उसको 3-4 दिन तक लगातार डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया था और उसे 1,60,00,000 रुपए ठग लिए गए थे। इस बात पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था और अब तक इसके पूर्व 17 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जो आखिरी में जो आरोपी अरेस्ट हुआ था उसने एक पतरस उर्फ कैलिस का नाम लिया था, फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है। तो इसका नाम लिया था कि ये लाओस में जाकर के और इसने ट्रेनिंग प्राप्त की है बाकायदा डिजिटल अरेस्ट कैसे करना है, क्या करना है। जब उससे पूछताछ की तो उसने अपनी एक और अगली इस खबर को लेकर दीपक छाबड़ा ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, 6 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत करने वाला ये शख्स, पहले से ही लोगों का गुस्सा काफी फूटा हुआ होगा, लोग इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे होंगे। जब पकड़ा भी गया तो भागने की कोशिश कर रहा था, अभी गोली के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। जी देखिए, मैं आपको शुरू से अपने दर्शकों को घटनाक्रम बता दूं। ये घटना जो है 21 नवंबर की है, रायसेन जिले की, जहाँ पे रायसेन में एक मासूम बच्ची जो 6 साल की बच्ची थी, तो उसको आरोपी चॉकलेट दिलाने के बहाने बहला फसला के ले जाता है और उसके बाद दुष्कर्म करता है। इतना ही नहीं, उसकी हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि उसको वहीं घटनास्थल पर छोड़ के भाग जाता है। घटना के बाद जब इसकी जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस तत्काल मामला दर्ज करती है, क्योंकि पॉस्को एक्ट लगता है इसके साथ में, पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज होता है। और जब यही जानकारी पूरे क्षेत्र में और भोपाल उसका समीप, रायसेन के समीप सब को लगती है, तो जो अन्य समाज के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लगातार इस चीज को लेके प्रोटेस्ट करते आ रहे थे। मध्य प्रदेश शासन जो मोहन सरकार है, मोहन सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि आरोपी को तत्काल या तो गिरफ्तार किया जाए या तत्काल उसका एनकाउंटर किया जाए। मुख्य मांग थी एनकाउंटर की मांग देखिए पहले दिन से, शुरू दिन से ही लोगों द्वारा की जा रही थी। और यही कारण था कि कल पुलिस के ऊपर जो है काफी दबाव था। इस घटना को लेके मध्य प्रदेश सरकार ने, खासकर पुलिस विभाग ने करीब 20 टीमें बनाई थी और इन 20 टीमों में 300 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो सलमान की जो है पतारसी करने में लगे थे, उसको खोजने में लगे थे। वहीं जब देर रात भोपाल के गांधीनगर में चाय की दुकान पे इसको गिरफ्तार किया जाता है भोपाल पुलिस द्वारा, तो इसका कहना था कि वो जंगल होते हुए जो है पैदल भोपाल रायसेन से पहुंचा है और यहाँ पे चाय पीने रुका था। और इतना जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि वो इसी क्षेत्र में कई कमरा भी किराए पे लेने के लिए ढूंढ रहा था। यानी भागने की और कोशिश थी, कमरा किराए पर लेने की कोशिश थी ताकि पुलिस की आंखों से बच निकले। लेकिन उसने क्यों इस बच्ची को निशाना बनाया, क्यों इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, ये सवाल बड़ा। साथ ही साथ क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? जी देखिए, जो प्रारंभिक तौर पे सूचना आ रही है, इसके ऊपर चोरी और इस तरह के कई पूर्व में मामले दर्ज हो चुके हैं रायसेन में। बताया जाता है कि इसका जो कैरेक्टर चाल चलन वो ठीक नहीं था, पूर्व में भी चोरी के कई मामलों में पकड़ा जा चुका है। और पुलिस, हालांकि अब किसी पुलिस गिरफ्त में है तो पुलिस इसके पूरा ही जो बायोडाटा वो पूरा खंगाल रही है, इसके ऊपर कितने अपराध पहले दर्ज थे, इसका जो रिकॉर्ड रहा है वो कैसा रहा है। देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को इसे अंजाम देने के बाद ये बड़ी ही आसानी से वहां से भाग जाता है और पुलिस जो है उस वक्त इसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। तो यह भी एक दबाव पुलिस के ऊपर था, लोगों का भी दबाव था, सामाजिक संगठनों का भी दबाव था। इसी का नतीजा है कि आज जो है शॉर्ट एनकाउंटर इस आरोपी का किया गया और इसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नजर आप बनाए रखिएगा दीपक, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान से अगली खबर है, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जानिए। पीटीआई समर्थकों की इमरान खान से मिलने की मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। रावलपिंडी में इमरान खान को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी को मिलने नहीं दिया गया, इनफैक्ट किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान पर। अडियाला जेल प्रशासन का बयान अब सामने आया है, कह रहे हैं कि इमरान खान स्वस्थ हैं, कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है, वो बिल्कुल ठीक हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए पहुंच रही हैं जेल के बाहर, और पीटीआई समर्थक कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं। उनका बेटा सोशल मीडिया पर ये लिख रहा है कि उसे ये डाउट है, शक है कि पिता के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थकों ने जोरदार हंगामा भी किया है, बड़ी संख्या में लोग जुटे। जेल के बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। समर्थकों ने इमरान खान से मिलने की मांग की है। वहीं इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी पता नहीं है कि इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं।
कासिम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। न तो किसी को उनसे मिलने दिया गया और न ही कोई फोन कॉल या मैसेज दिया गया। कासिम ने कहा कि उनकी बुआओं को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, यानी कि जो बहनें हैं इमरान खान की, वो जेल के बाहर मौजूद और उनके साथ तो बुरा सलूक किया गया, हटाया गया। वो कह रहे हैं कि यानी कि उनके बेटे कासिम कह रहे हैं ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई है। सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है और कासिम उनका बेटा ये पूछ रहा है कि मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं, सबूत दिखाए सरकार और जेल प्रशासन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बेटे का दर्द छलका और बेटे कासिम ने शहबाज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहा है कि उनके जिंदा होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। डेथ सेल में पिता को अकेले रखा गया है। पिछले 6 हफ्तों से मेरे पिता डेथ सेल में हैं। पिता को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी पाक सरकार की होगी, कासिम सीधे बोल रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मेरा और मेरे भाई का पिता से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से ब्लैकआउट है, कोई किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मैं ये तक नहीं जानता कि मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं, सबूत चाहिए जिंदा होने का। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में बंद हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। वो करीब 845 दिन से सलाखों के पीछे हैं। पूर्व पीएम इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और न ही पीटीआई के ही किसी नेता को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। इन सब के बीच पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर देर रात ड्रामा देखने को मिला और ये पिछले 2 दिन से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान के एक बेटे ने पोस्ट के जरिए ही इस मामले को लेकर जब सवाल पूछा तो हलचल बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर इमरान के बेटे कासिम खान का मैसेज आते ही देश के कई हिस्सों में बेचैनी फैल गई। ब्रिटेन में रहने वाले कासिम खान ने एक्स पर लिखा है कि इमरान खान को पिछले 6 हफ्तों से ऐसी जगह पर रखा गया है जहां न किसी से संपर्क की अनुमति है, न ही परिवार को कोई सूचना दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि उनके पास अपने पिता के जीवित होने का भी कोई सबूत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान आ गया है। कासिम और उनके भाई आमतौर पर राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार हालात ने उन्हें खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तट से